दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अरुण जी की 2 बातों से बहुत सहमत हूँ, तो इसलिए उनको कह दूँ, क्योंकि ये संवाद है, विवाद नहीं है। तो पहली बात जो उन्होंने कही कि अनुबंध जो होता है लेखक और प्रकाशक के बीच में, उसको पूरी निष्ठा के साथ, आस्था के साथ पूरा करना चाहिए। तो ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आपके जो व्यक्तिगत रिश्ता आपका जो होता है लेखक से, उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। वो आपका दुश्मन भी हो सकता है, मन ही मन, कुछ भी हो। वो आपका दोस्त हो ज़रूरी नहीं है, मगर अनुबंध ज़रूरी है। उस वो को कौन है, क्या है, कैसा है, कुछ भी हो, लेखक है। आप और जो भी हैं प्रकाशक हैं। तो आपके बीच का जो संबंध है वो अनुबंध है। इसलिए अनुबंध को पूरी तरह से लागू करना बेहद ज़रूरी है। एक बात जो उन्होंने कही कि हम कैसे बतलाएं कितनी प्रतियां छपी हैं, वो मेरी समझ में नहीं आया। वैसे मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। साहित्येतर क्षेत्र से साहित्य में आई हूँ जीवन में, अर्थशास्त्र पढ़ाकर। तो इसमें क्या दिक्कत है वो मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि प्रतियां कितनी छपी, सिर्फ ये दे दें आप, फिर दूसरा संस्करण हो तो बतला देंगे भाई इतनी प्रतियां और छपी। ये रास्ता तो आप ढूंढ ही लेंगे। मगर दूसरी बात जिससे मैं, खैर छोड़िए, आपकी समस्या है, आप सुलझाते रहिएगा। हाँ, मगर दूसरी बात जो आपसे सहमत हूँ, लिटरेरी एजेंट। लिटरेरी एजेंट अगर हो तो बहुत सुविधा होती है। मुझे एक ही बार लिटरेरी एजेंट के माध्यम से मैंने किताब छपवाई, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में थी। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मैं अकेले रह सकी। देखिए, लेखक बहुत अकेला होता है। मैंने जब लिखना शुरू किया है तो एक बहुत विद्वान लेखक, समालोचक आए थे, प्रकाशक भी थे वो। उनका नाम तो मैं इस वक्त भूल गई हूँ, क्योंकि इसको 50 वर्ष हो गए हैं। तो उन्होंने दो बातें कही थी। एक, लेखक बहुत अकेला होता है। वो बहुत कुछ होता है, वो समाजशास्त्री भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है, वो राजनीतिज्ञ भी होता है, समझ रखता है सब चीज़ों की, मगर वो जानता नहीं कि वो ये सब है। वो लिखते वक्त बिल्कुल अकेला होता है, और वो पाठक के लिए नहीं लिखता। पाठक उसको पढ़ता है, वो भी अकेला होता है। अगर आप अकेले होने से डरते हैं तो आप किताब नहीं पढ़ते। आप मूवी देखते हैं, नाटक देखते हैं, सुनते हैं, मगर आप पढ़ते नहीं, क्योंकि पढ़ते वक्त आपको हर किरदार को की शक्ल और सूरत, उसकी रूह खुद बनानी पड़ती है। अब आपको जब रामायण दिखलाई जाती है स्क्रीन पर, तो राम का एक रूप दिखलाया जाता है, तो फिर वही रूप वो उसका देखा हुआ रूप है, निर्देशक का। आपने वैसा नहीं सोचा था। अब वो बाधित करता है आपको सोचने में। मगर जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपके जैसे मन है वैसे आप उसका स्वरूप गढ़ लें। आपको जो अच्छा लगे वही उसका स्वरूप होगा। तो उसके हजारों स्वरूप होंगे, और ये आपको अकेले करना पड़ता है। तो ये जो अकेलापन है, कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर वो डराता भी है। इसलिए वो संबंध जो प्रकाशक से हो या संपादक से हो, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अकेले रहते हुए भी कोई कहीं कंधा है जिस पर सिर रखकर रो सकते हैं। रोएंगे नहीं, मगर है तो, कंधा है तो, अगर हो ही ना तो घबराहट होती है। और वो प्रकाशक, वो कंधा प्रकाशक ही दे सकता है। कुछ थोड़ा सा बांट सकता है उसमें लिटरेरी एजेंट। लिटरेरी एजेंट जब होगा तो प्रकाशक और लेखक दोनों को कुछ निजात मिलेगी अपने गमों से, और जो हिस्सा वो लेगा भी रॉयल्टी का, तो वो आपसे बहुत सारी ऐसी तरद्दुद, जहमत, और जो आपका असल में आपकी प्रकृति नहीं है। आपकी प्रकृति ये नहीं है कि आप बैठकर तय करें कि क्या टर्म्स हैं जिस पर हम देंगे अपनी किताब, अपने हम हमारी जो है सिर्फ हमारी अकेले की, वो आपसे साझा करेंगे। तो उसमें वो साझेदारी अगर लिटरेरी एजेंट की मिल जाती है तो वही बात है कि कंधा और मिल जाता है, एक और कंधा जिस पर प्रकाशक और लेखक दोनों उस कंधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मुझे एक ही बार अनुभव हुआ लिटरेरी एजेंट का, और मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। मेरी लिटरेरी एजेंट बहुत अच्छी भली थी, और वो मेरे
जो मेरे राइट्स थे, जो मेरे अधिकार हैं लेखक की तरह, उनका मुझसे ज़्यादा ख्याल रख रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद ऊब जाती हूँ उससे बात करने से, और मुझे लगता है अरे चलो छोड़ो, जो हो रहा है हो। मगर पाठक के अलावा एक आदमी जिसकी कभी कोई बात नहीं करता, जिसको कोई श्रेय कभी नहीं दिया जाता, वो है प्रूफ रीडर। मैं समझती हूँ इस पूरे उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी है वो प्रूफ रीडर है, और वो हमारे ये जो आपका प्रोटोकॉल है उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी है। आपने लिख लिया बिना पाठक को मन में लाए, बिना समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ, मनोवैज्ञानिक किसी को भी बीच में लाए। आपने लिखा, आप क्या हैं, जो भी है आपने लिखा, पढ़ने के लिए पाठक है। मगर जब आपकी किताब त्रुटियों के साथ छपती है तो फिर वो बहुत ज़बरदस्त एक बड़ा गम होता है, और उसके लिए कोई कंधा नहीं होता रोने के लिए। तो जो इससे आपको बचा सकता है वो प्रूफ रीडर है, और प्रूफ रीडर को हम बहुत अदना आदमी समझते हैं, मगर मैं समझती हूँ कि एक कलम की धार से वो आपका सिर कलम करता रहता है। तो उसको ध्यान में रखना चाहिए ये बात कि भाई हमारे जो प्रकाशक हैं, वाणी प्रकाशन हो चाहे राजकमल प्रकाशन हो, दोनों से मेरी किताबें छप चुकी हैं, और दूसरे भी बहुत सारे प्रकाशक हैं जिनसे छपी हैं। हर जगह ये बात होती है, हर जगह मैं रोती हूँ। हालांकि मैं ये भी मानती हूँ कि लेखक का कर्तव्य है कि एक बार वो प्रूफ रीडिंग ज़रूर करे, फाइनल प्रूफ्स वो ज़रूर देखे। वो ये कह के नहीं बच सकता कि जी मुझे तो पता नहीं है, मैं तो बड़ा वाइवियस आदमी हूँ, मैं तो हवा में जीता हूँ, हवाई बातें करता हूँ, और मुझे किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं है, व्यवहारिक नहीं हूँ। अब एक मुहावरा है, एक मान्यता है कि स्त्रियाँ ज़्यादा व्यवहारिक होती हैं, तो शायद ये इस मान्यता को आज मैं सिद्ध कर रही हूँ कि ये व्यवहारिक बात है कि जो लेखक है, क्योंकि उसकी दिलचस्पी इसमें है कि किताब उसकी त्रुटिहीन छपे, वो खुद तो जो त्रुटियां करता है वो उसके लिए वो जिम्मेवार है, मगर त्रुटिहीन जो उसने बकवास लिखी है वो बकवास ज्यों की त्यों छपे, उसमें तो गलतियां ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर ध्यान दिया जाए। मुझे हमेशा इसी को लेकर तकलीफ़ हुई है कि जब भी किताब छप कर आई है उसमें त्रुटियाँ रही हैं। जैसे मुफराल जी ने बड़ी बहुत मज़ेदार बात बतलाई कि उन्होंने सही को गलत करके भेज दिया था, फिर से वो सही होके आया, फिर उसको गलत करने की उतावली थी उनमें, क्योंकि लेखक शायद ये मानकर चलता है कि वो सब कुछ जानता है। मगर जब किताब में से जो गलतियाँ उसने की होती हैं उनको सुधारने में आप देखिए बहुत आपको परेशानी होगी। किसी लेखक को जब आप सलाह देंगे कि भैया यहाँ से थोड़ा काट दो, वो सोचता है उसका लिखा हुआ हर शब्द बहुत बामानी है, तो जब आप कहें कि इसको 30% काट दो तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। मगर अगर थोड़ी देर अपने सब्र करे तो उससे समझ में आ जाता है कि हाँ ये कुछ इसमें से काट देना चाहिए, कि जो कुछ आपने लिखा है वो मानी खेज नहीं है। मैंने अपने लेखन के अनुभव में देखा, शुरू में मैं हाथ से लिखती थी और फिर उसको खुद टाइप करती थी, और क्योंकि तब वो मैनुअल टाइपराइटर होता था तो उसमें प्रतियाँ निकलती थी, वो कार्बन पेपर लगा के आप निकालते थे, तो उसको बार बार मैं टाइप करती थी। फिर बाद में ये सुविधा हुई कि भाई इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया, फिर कंप्यूटर आ गया, तो अब मैं सीधा कंप्यूटर पर लिखती हूँ। मगर एक ज़माना था जब मैं हाथ से लिखती थी और हाथ से बार लिखती थी, फिर उसके बाद टाइप करती थी, फिर उसको बार टाइप करती थी। तो उन सब में धीरे धीरे सब्र करने से, मतलब कुछ लिखा तो उसको रख दिया, उसको 6-7 महीने बस रखा रहने दिया, फिर पढ़ा तो लगा रहे इसमें तो बहुत त्रुटि हैं, इसमें तो बहुत कुछ काटना है, बहुत सारी बकवास मैंने लिख दी है। तो उसको काटना, तकलीफ तो होती है उसको काटने में, मगर उसको काटना ज़रूरी होता है। इसलिए लेखक में सब्र एक बहुत बड़ी सिफत है लेखक की, उसमें सब्र होना चाहिए। मैं एक आपको सबने बड़े बड़े संस्मरण सुनाए, मैंने अपने सारे संस्मरण अभी लिख दिए हैं किताब में, तो मगर ये संस्मरण उसमें नहीं है। ये मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। मेरा एक उपन्यास है, उसका नाम है मैं और मैं सोचती हूँ मेरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, इसलिए उस पर बहुत कम बात होती है। क्योंकि उस पर बहुत कम बात होती है साहित्य जगत में, इसलिए मानकर चलना चाहिए कि वो अच्छा उपन्यास होगा।
तो मैं वो किताब लिख रही थी और जब समझिए 201 पन्ने लिख लिए गए तो उसके बाद मैं लिखती जा रही थी, मगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था और मुझे ये लग रहा था कि मैं ये कुछ बन नहीं रही बात। तो जब काफ़ी समय बीत गया, मैं 101 पन्ने और लिख चुकी, तब एक दिन अचानक मुझे ख्याल आया, अरे यार उपन्यास तो पहले ही पूरा हो गया था, मैं खामखा उसे लिखे जा रही हूँ, क्योंकि वो एक एब्सर्डिटी पर जाकर ख़त्म हुआ था। तो वो जो मेरा अर्थशास्त्रीय मन जो था, समाजशास्त्रीय मन जो था, वो कह रहा था कि नहीं ख़त्म नहीं हुआ अभी, ये तो बड़ा एब्सर्ड है, इसको आगे लिखो। मगर क्योंकि अब मैं साहित्य के क्षेत्र में आ चुकी थी तो मेरी समझ में आ गया कि ये तो ख़त्म हो गया। अब मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है कि उपन्यास तो ख़त्म हो चुका, मैं बिना बात ही लिखे जा रही हूँ उसको। तो मैंने 100 पन्ने चिंदी फाड़े और मुझे बहुत मज़ा आया। और फिर फाड़ते हुए क्योंकि जो बकवास मैंने लिखी थी, यानी जो पता नहीं किसके ज़ब्त में, किसके कारण, शायद पाठक के कारण, कि यहाँ एब्सर्ड एंड होगा तो वो समझ नहीं पाएगा और शायद समझ नहीं भी पाया, मगर वो फाड़े तो समझ। मैं ये इसलिए कहना चाहती हूँ कि जो लेखक यहाँ बैठे हैं वो जब लिखें तो तुरंत उसको न छुपाएं, उसको कुछ देर रहने दें। जैसे बॉम्ब होता है ना, उसको रख देते हैं कूलिंग के लिए, उसी तरह उसको भी थोड़ी देर रहने दें और फिर पढ़ें। और जब कई बार पढ़ेंगे तब वो उसका खुद ही उसको कुछ काट छांट करके इस लायक बना देंगे कि प्रकाशक को उसको छापने में असमंजस ना हो। फिर कर्तव्य बनता है प्रकाशक का कि उसमें त्रुटि ना हो, त्रुटियों के साथ वो न छपे। और ये मैं बुरा लगने वाली बात है, मगर कहूँगी कि हिंदी प्रकाशन जगत में मेरे ख्याल से प्रकाशक इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, पशेमान नहीं होता कि गलतियों के साथ किताब छपी है। इस पर ध्यान दें। बाकी तो खैर रॉयल्टी दे ही दे तो अच्छा। मैं मोरवाल जी की इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती कि लेखक को रॉयल्टी नहीं चाहिए होती। तो हमारा तो यही पेशा है, अगर इससे हमें नहीं मिलेगा पैसा तो हम क्या मतलब भूखे रहकर लिखेंगे? भूखा रहकर कोई नहीं लिखता। ये बिल्कुल गलत फहमी है कि एक रोटी खाए चाहे 4 रोटी खाए, खाकर ही लिखता है आदमी। तो ये रॉयल्टी बिल्कुल मिलनी चाहिए लेखक को। मैं तो बल्कि शुरू में बहुत बदनाम हुई क्योंकि मैं सीधे कहती थी कि भाई मानदेय क्या होगा, पारिश्रमिक नहीं कहते थे, वो थोड़ा सा मानदेय ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझसे एक बार कहा गया कि हमारे पास तो साधन नहीं है। हम मेरे ज़माने में बहुत लघु पत्रिकाओं का चलन शुरू हुआ था और अचानक बाढ़ आ गई थी। लघु पत्रिका साहित्यिक पत्रिका होती है, मतलब मानकर चलते थे, और वो पैसा नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास साधन नहीं है। तो मैंने उनको लिखा था कि साधनहीन होने का मतलब ये नहीं है कि आप साधना कर रहे हैं, ये गलत फहमी है। आपके पास साधन नहीं है तो आप बिल्कुल पत्रिका ना निकालें। तो ये जो गलत फहमी है कि लेखक तो हवा पर जीता है, उसको कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। लेखक बिल्कुल उसी तरह का प्राणी होता है जैसे बाकी लोग होते हैं। उसका परिवार भी होता है जो उसके सिर पर चढ़ा रहता है हर वक्त, और उसकी सब ज़रूरतें होती हैं, शौक़ भी होते हैं, और पीना पिलाना भी होता है। वो तो ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी है। तो आप वो बिना रॉयल्टी के कैसे करते हो मोरवाल जी? अपने को तो पता नहीं। अब आपके ऐसे मुरीद होंगे जो आपको पिलाते रहते होंगे, हमारे तो है नहीं। तो ये मतलब ये सारी बातें ही, अगर लिटरेरी एजेंट होता है तो वो इन बातों का मतलब जो ऐसी निकृष्ट बातें हैं ना, वो सब लिटरेरी एजेंट कर लेता है। आप अपना वहाँ बैठे रहते हैं। हाँ, दुनियादारी वाली बातें निकृष्टि मानी जाती हैं।